हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के नवनीत स्वाध्याय कृति पत्रिका साइंस 2 का कृति पत्रिका 4 देखेंगे। 3 पहले 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखो, तुम्हें 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का। ये सूचना दी गई है। सूचना हर एक विषय में पढ़ना जरूरी है। सूचना के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1A देखो, क्या बोला है? निम्नलिखित पर्याय का चयन करो। उप प्रश्न के लिए केवल पर्याय क्रमांक लिखो। देखो, केवल हमें पर्याय क्रमांक लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या है? क्या दिया है? क्षैतिज द्विविभाजन डैश में दिखाई देता है। किसमें? पैरामीशियम। इसके लिए फर्स्ट का पैरामीशियम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 और ये लिखना जरूरी है। लैक्टोबैसिलस के कारण डैश जैसे यौगिक बनते हैं। इस यौगिक के कारण दही में विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। क्या आंसर आएगा? एसिटाल्डिहाइड। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? क। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे अलजेब्रा में ABCD दिया रहता था, यहाँ पे अ ब क ड दिया है, तो हमको वैसे ही लिखना है जैसे इसमें दिया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डैश जीवाणु यूरेनियम में घुलनशील लवण को अघुलनशील लवण में रूपांतरित करता है। क्या आंसर है? जियोबैक्टर। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? ड, जियोबैक्टर। ठीक है। फिर है इंसुलिन के संश्लेषण से संबंधित रोग डैश है। कौन सा रोग है? मधुमेह। तो यहाँ पे भी फोर्थ का आंसर भी क्या आएगा? ड। फिर डैश पदार्थ से मुंह फेफड़े का कर्क रोग होता है। किससे? तंबाकू जन्य। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? क। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट बी कितना है? यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इसको तुम्हें जो है हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। क्या लिखा है? ग्लूकोनिओजेनेसिस प्रक्रिया को एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नार्स पाथवे भी कहते हैं। ये कथन असत्य है। ग्लूकोज का अणुसूत्र लिखो। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। ध्यान देना, C कैपिटल लिखोगे, H भी कैपिटल लिखोगे और O भी कैपिटल लिखोगे। ध्यान से लिखते समय सब चीज़ों का ध्यान देना। सहसंबंध पहचानो। उभयलिंगी पुष्प गुड़हल, एक लिंगी पुष्प पपीता। फिर नेक्स्ट है असंगत पद पहचानो। नलिकापाद, दृढ़रोम, परापाद, चूषक। तो ये सब क्या? इसमें असंगत क्या है? नलिकापाद। क्यों? क्योंकि नलिकापाद जो है कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का प्रचलन अंग है, और ये दृढ़रोम, परापाद, चूषक ये सब सखंड कृमि प्राणियों के प्रचलन के अंग हैं। 5th क्वेश्चन, प्रवाह तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे रिक्त स्थान है ना, इसकी पूर्ति करना है। गेहूं, चावल का आटा से कवक, कवक से सोया सॉस। हमें सिर्फ यही आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन सोया सॉस कैसे हम लोग पढ़े हैं ना, गेहूं, चावल या सोयाबीन, इनके मिश्रण से यहाँ पर एस्परजिलिस ओराइजी नामक कवक की सहायता से किण्वन करके सोया सॉस बनाया जाता है। ठीक है, तो कवक का किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया से सोया सॉस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, वैज्ञानिक कारण लिखो। कोई भी 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 3 वैज्ञानिक कारण होंगे, 2 लिखने होंगे। तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला वैज्ञानिक कारण, तो देखो पहला क्या है? कोशिका शोषण में ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ATP के 38 अणु निर्मित होते हैं। कोशिका शोषण में क्रमशः ग्लाइकोलिसिस, क्रैब चक्र, इलेक्ट्रॉन संवहन, ETP प्रक्रियाएं सतत होती रहती हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केवल ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया ही संपन्न होगी, अन्य 2 प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होगी तो इस प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल बनेगा और इस प्रकार ATP के केवल 2 ही अणु बनेंगे। तो इससे क्या होगा? शरीर को कम ऊर्जा की आपूर्ति होगी और ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले इल्ली, दीमक, गोबर में स्थित कीड़े महत्वपूर्ण सफाई कर्मी हैं। ये सब जो कीड़े हैं ये सब क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। क्यों? देखो, सफाई कर्मी इल्ली और कीड़े विघटक होते हैं। प्रकृति में इल्लियों तथा कीड़े अपने आसपास के गंदे परिसर में सड़े गले पदार्थ का ये क्या करते हैं? विघटन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो यह पुनः चक्रीकरण केवल विघटों के कारण ही संभव होता है, और यदि ये सूक्ष्म जीव प्रकृति में विद्यमान न हो तो कूड़े कचरे का क्या होगा? विशाल ढेर लग जाएगा। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सजीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, आजकल सुरक्षित टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के पहले पारंपरिक
विधि में क्या होता था, रोग जंतुओं का उपयोग करके टीके बनाए जाते थे। इसमें क्या करते थे, जो रोग जंतु उसको पूरी तरह से मारकर या अधमरा करके उसका उपयोग टीके के रूप में किया जाता था, लेकिन इससे तो भी रोग होने की संभावना होती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ, जैव प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग से कृत्रिम विधि से टीके तैयार किए जा रहे। तो इससे क्या हुआ, इस विधि के अंतर्गत रोग जंतुओं के वे प्रथिन जो प्रतिजन का कार्य करते हैं वो जनुक प्राप्त कर उसकी सहायता से प्रयोगशाला में ही प्रतिजन तैयार किया जाता है और वो प्रतिजन का उपयोग करके टीके के रूप में किया जाता है। इसके लिए आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जा रहा है। हम लोग देखो आज देख भी रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन भी देखो लग रही है। वो भी तो एक जो है विज्ञान की बहुत बड़ी क्रांति है। बहुत कम समय पे देखो वैक्सीन तैयार किया गया है। ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी देन है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 का कोई भी तीन 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 लिखना है, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। पहला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो, प्रतिलेखन भाषांतर। देखो यहाँ लिखा 2 मुद्दे, यानी 2 पॉइंट्स लेना है। उसे 4 लिखोगे तो भी चलेगा, 2 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान देना अंतर स्पष्ट करो वाला पॉइंट्स होना चाहिए। प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए पर से सांकेतिक संदेश कोडान लाने का कार्य करते हैं, और यहाँ पे भाषांतरण प्रक्रिया में एमआरएनए अणु द्वारा सांकेतिक संदेश कोडान का उपयोग करके अमीनो अम्ल का चयन करने का कार्य किया जाता है। फिर प्रतिलेखन में की प्रक्रिया केंद्रक में संपन्न होती है और भाषांतर की प्रक्रिया कोशिका द्रव में राइबोसोम में होती है। और प्रतिलेखन के समय डीएनए से आरएनए उत्पन्न होता है और भाषांतरण में आरएनए की सहायता से प्रथिन का उत्पादन होता है। और इसके अलावा प्रतिलेखन की प्रक्रिया केवल एमआरएनए के अणु में भाग लेते हैं और भाषांतरण में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों भी भाग लेते हैं। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन के पहले पूर्वावस्था की किन्हीं 4 अवस्थाओं के नाम लिखो। जो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था सबसे लंबी पूर्वावस्था है, इसमें वैसे 5 अवस्था होती है, हमें कोई भी 4 नाम लिखने हैं। देखो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था सबसे लंबी प्रावस्था है। इसे निम्नलिखित उप अवस्थाओं में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 नाम है। 5 में से तुम्हें कोई भी 4 नाम लिखना है, 5 लिखोगे तो भी चलेगा। हिंदी नाम तो ज़रूर लिखना, और इंग्लिश नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पे मार्क्स काटने का मौका दे दोगे फिर एग्जामिनर को। निम्नलिखित संकल्पना चित्र पूर्ण करो। क्या दिया, खतरे में आई प्रजाति के प्रकार। पहला है संकटग्रस्त प्रजाति, दूसरा दुर्लभ प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति और अनिश्चित प्रजाति। ये हम लोग पर्यावरण वाले पार्ट में पढ़े हैं ना। नेक्स्ट, संक्षेप में टिप्पणी लिखो। हाइड्रा में मुकुलन। देखो हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। बहुकोशीय प्राणियों में मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर, पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर एक विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार तैयार होता है, उसे ही मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है, उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है, और इस प्रकार रूपांतरित हुए नवजात हाइड्रा का शरीर एवं पाचन गुहा का जनक हाइड्रा के शरीर में पाचन गुहा से जुड़ा रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा के द्वारा ही होता है। यह नवजात हाइड्रा की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा वह स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है, तो यह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है। इसके पश्चात वह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रा का तुम्हें दिया है, इसमें तुम चाहो तो आकृति, अगर चाहो तो आकृति बना सकते हो। उसे टिप्पणी लिखो बोला है तो केवल टिप्पणी लिखा गया है, लेकिन सूचना में लिखा है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकृति बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में 2-2 उदाहरण लिखो। सेल्फी लेने के 2 दुष्प्रभाव और सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा देने वाले घटक। 2-2 नाम बताने हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है, सेल्फी लेने के 2 दुष्प्रभाव। तो सेल्फी लेने का क्या है, मोबाइल फ़ोन से सेल्फी निकालते समय एक तो क्या होता है, समुद्र या खाई में गिरने की संभावना हमने देखा है ये घटना। फिर उसके बाद चलती ट्रेन के नीचे आकर मृत्यु होने के भी समाचार आजकल जो है तुम लोग न्यूज़ में देख रहे हो। ये सब क्या हो रहा है, सेल्फी लेने के ही कारण हो रहा है ना। और दूसरा क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले रोग। क्या है, एड्स, क्षय रोग, टीबी यानी कुष्ठ रोग। कोई भी 2 नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नया प्रश्न नए पेज से शुरू करोगे। कोई भी 5 प्रश्न लिखने हैं,
15 मार्क्स का, यानी एक एक प्रश्न 3 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। 8 में से तुम्हें 5 के आंसर लिखने हैं। पहला दिया डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करो। फिर मतलब ये पहले में अ ब क है, यानी एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए डार्विन ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की और डार्विन के सिद्धांत के विरुद्ध कौन सी आपत्तियां उठाई गई। तो पहले तो ये डार्विन का सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों वनस्पतियों प्राणियों को असंख्य नमूना इकट्ठा किए। उसके बाद उन्होंने जो सक्षम है वही अस्तित्व बनाए रहता है, और इसके लिए उन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत किया। उन्होंने बताया कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, एक प्रकार की जो है जानलेवा सभी सजीव हमेशा भोजन इत्यादि के लिए प्रतियोगिता करते रहते हैं। सजीवों में वही सजीव जीवित रह पाते जो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को बढ़ा लेते हैं, और बचे हुए सजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सजीव जीवित रहते हैं, जो है यहाँ पे देखो, जो सक्षम जीवित पुनरुत्पादन करते हैं और विभिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। डार्विन ने अपने सभी सिद्धांत और दृष्टिकोण को अपने पुस्तक यहाँ पे देखो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में प्रकाशित किया है। देखो यहाँ डार्विन के विरुद्ध कौन सी आपत्ति उठाई गई, तो देखो कौन कौन सी आपत्ति। प्राकृतिक चयन के अलावा कई मुद्दों के आधारभूत अंग है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग के बारे में डार्विन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने क्या बताया, जो सक्षम होता है वो अपना अस्तित्व को बनाए रखता है, यह बताने के लिए उन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने उत्क्रांति की प्रक्रिया के दौरान धीमी गति से होने वाला परिवर्तन और तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। इन आपत्तियों के कारण उनके द्वारा उत्क्रांति संबंधी किया गया कार्य मील का पत्थर है। फिर उसके बाद इस सिद्धांत को जो है स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे देखो एक आकृति दी गई है, उसको जो है निरीक्षण करो और फिर उसके आधार पे उत्तर लिखो। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है ना, ये जो पीयूषिका ग्रंथि है, मासिक धर्म के समय अंडाशय से होने वाला परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है जो ऋतु चक्र है ना, ऋतु चक्र, उसके बारे में आकृति दी गई। अब उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, क्या पूछा है, इस प्रक्रिया में मानव शरीर के किन किन अंगों का समावेश होता है। तो इस प्रक्रिया में प्रथम अंडाशय तथा गर्भाशय का समावेश होता है, परंतु मासिक धर्म प्रकृति चक्र को पीयूषिका ग्रंथि में नियंत्रित करती है। फिर इस प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन संप्रेरक भाग लेते हैं। ये संप्रेरक एक्चुअली मराठी शब्द है, हार्मोन्स आता है अपने हिंदी और इंग्लिश में। तो निम्नलिखित हार्मोन्स मासिक धर्म चक्र का नियमन करते हैं। पीयूषिका हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, पुटिका ग्रंथि, संप्रेरक और ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक। ठीक है, और दूसरा अंडाशय हार्मोन, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर उसके बाद तीसरा है मासिक धर्म के समय किन दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो मासिक धर्म के 14वें और 15वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। निम्नलिखित प्रदूषण का एक प्रभाव और एक उपाय योजना लिखो। मतलब जो प्रदूषण, इनके प्रभाव क्या है, इनका उपाय योजना बताना, हवा, जल और भू प्रदूषण। तो देखो यहाँ पर हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण, इसमें ये इसका प्रभाव है। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन संस्था की गंभीर बीमारी, वनस्पति प्राणियों पर विपरीत प्रभाव, अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन। और यहाँ पे जो है जल प्रदूषण में मानव में जलजन्य रोग की महामारी, जलचर प्राणियों की मृत्यु, अतिजैवीकरण। और यहाँ पर क्या है, तापमान में वृद्धि, जमीन का तपना, वनस्पति फसलों की वृद्धि में बंद होना या रुकना, पोषक पदार्थ की कमी होना और इनकी गुणवत्ता में भी कमी आना। ये प्रभाव था हवा, जल और भू का। फिर उपाय योजना क्या है, हवा प्रदूषण में कारखानों की चिमनी ऊंची होनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण करने वाले साधन होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जल प्रदूषण में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले साधन, प्राणी को प्रदूषित उत्सर्जित जल छोड़ने पर प्रतिबंध, विषैले प्रदूषित जल को पानी में छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाना
चाहिए। फिर यहाँ पर भू प्रदूषण में उपाय योजना क्या है? प्रदूषक पदार्थ का पुनः चक्रीकरण करके पुनरुपयोग करना और ठोस कचरे की व्यवस्थापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दर्शाए गए सेलों के नियोजन का निरीक्षण करो। एक सेल यहाँ पर इस तरह से इस श्रेणी में है, दूसरा सेल देखो इस श्रेणी है, मतलब जो है 2 श्रेणी में सेल हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, सेलों के किस संयोजन के से अधिकतम विभवांतर प्राप्त होगा? तो देखो यहाँ पे सौर सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से अधिकतम विभवांतर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी क्रम में, जो है सेलों के श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक समांतर क्रम है, एक श्रेणी क्रम है ना, तो उसमें अधिक विभवांतर प्राप्त होगा। इस ऊर्जा का एक लाभ और एक हानि लिखो। तो देखो एक लाभ क्या है, सौर ऊर्जा पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता और इसका असीमित उपयोग किया जा सकता है। और हानि क्या है, आकाश में सूर्य होने पर सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इसलिए सौर ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित करना पड़ता है, मतलब अगर सूर्य है तो ही हम उसको जो है संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति का नामांकन करो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उचित ढंग से दर्शाओ। मतलब यहाँ पर जो है इसको जो है आकृति का नामांकन करके और विद्युतीय चुंबक प्रेरण को उचित ढंग से दर्शाना है। तो हम लोग फिर से आकृति बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से आकृति बनी है और फिर ये सब नामांकित किया गया, चुंबकीय बल रेखा, ये तार की कुंडली, गोल घूमने वाला हत्था, यहाँ पे प्रेरित विभवांतर, ये वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस ये सब चिन्ह बराबर से दर्शाना है। यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ ये वाला पोल बराबर से दर्शाना है, ये सब ध्यान देना। हमें सिर्फ आकृति बनानी है और इसमें भी ये प्लस माइनस का चिन्ह, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे देखो कुछ तालिका में ब्लैंक्स हैं, उसको पूरा करना है। वनस्पति या सूक्ष्म जीव और कार्य लिखना है। यहाँ पे वनस्पति या सूक्ष्म जीव के नाम है, कार्य हैं। तो यहाँ टेरिस विटाटा, सुडोमोनास, यहाँ पे ये किसका, कौन से वनस्पति, यहाँ पे कौन सा वनस्पति, अल्फा अल्फा घास, इसका कार्य, यहाँ पर ये कौन से, ये सब हमें भरना है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या आया, टेरिस विटाटा का कार्य क्या है, मिट्टी के आर्सेनिक को अवशोषित करता है, मिट्टी में जो आर्सेनिक है ना उसको। सुडोमोनास प्रदूषित पानी और जमीन में हाइड्रोकार्बन तेल जैसे प्रदूषक को अलग करता है। और फिर यहाँ पे यूरेनियम और आर्सेनिक का अवशोषण कौन करता है, सूरजमुखी। फिर यहाँ पे क्या बोला, अल्फा अल्फा घास है ना, अल्फा अल्फा घास क्या करती है, वनस्पति के द्वारा जैवोपचारण के लिए उपयोग करना। देखो अल्फा अल्फा घास में 3 पत्ती घास या राई घास भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पे रबर, कचरे के रबर का अपघटन करना कौन करता है, कवक, जितने भी कवक है ना वो। अगर तुम्हें नाम आया है तो नाम लिख सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोनोप्लेंस, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, माइसेटिस, इसमें से कोई भी नाम या सभी कवक लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन की विविध प्रक्रियाएं दर्शाने वाले संकल्पना चित्र बनाना है, सिर्फ संकल्पना चित्र बनाना है। तो ये देखो यहाँ पर ये सब जो है ऊतक संवर्धन है, यहाँ पर ये स्रोत है वनस्पति का, फिर यहाँ पे वनस्पति का कंद है, प्राथमिक संस्कार हुआ, फिर यहाँ से उसका क्या हुआ, जो है विभाजन हुआ, विभाजन से वह तने का मूल आरंभ, फिर यहाँ पे प्राथमिक दृढ़ीभवन, द्वितीय दृढ़ीभवन और स्रोत वनस्पति। तो इस तरह से ये ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द पहेली हल कीजिए। यहाँ पे देखो, मद्य तंबाकू जन्य पदार्थों का निरंतर सेवन, इस ऐप के कारण साइबर अपराध होने की संभावना, तनाव को नष्ट करने का उपाय, स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिताने के लिए आवश्यक, विभिन्न घटकों से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, रसोई घर में विभिन्न व्यंजन का निर्माण करने की विधि। ये तुम्हारा जो है क्रॉसवर्ड के क्वेश्चंस, हम लोग देखो न्यूज़पेपर में भी क्रॉसवर्ड आता है ना, तो जो यहाँ पे देखो ई है, अ का आंसर दिया है व्यसनहीनता, आ का लिखना है, ई का लिखना है, बड़ी ई, ऊ और ऊ इसका आंसर। तो क्या आंसर आएगा वो देखकर हमें लिखना है। हमें कथन दिया है ना, तो देखो पहला जो है आ का हमें क्या बोला था कि इस ऐप के कारण साइबर अपराध होने की संभावना, कौन से ऐप, फेसबुक। तो यहाँ पे क्या आया, फेसबुक, ये जो है फेसबुक। दूसरा क्या बोला है, ई वाला, यहाँ पर ये ई वाला है, क्या बोला है, तनाव को नष्ट करने का उपाय। तनाव को नष्ट करने के कई उपाय, लेकिन यहाँ क्रॉसवर्ड के हिसाब से क्या बन रहा है, गायन। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी ई क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिताने के लिए आवश्यक, स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिताने के लिए क्या आवश्यक है, सात्विक आहार। ठीक है,
फिर उसके बाद है विभिन्न घटकों से डैश स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऊ वाला जो है, क्या प्रभाव पड़ता है ये देखो, सामाजिक प्रभाव। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्या है कि रसोई घर में विभिन्न व्यंजन का निर्माण। तो देखो पाक कला, रसोई घर में विभिन्न व्यंजन तो कब बन सकता है, जब पाक कला होगी तब ना। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नीचे दर्शाए गए प्राणी का वर्ग और संघ लिखो। मतलब प्राणी दिए हैं, उसका या तो वर्ग या तो संघ, ऑब्लिक का चिन्ह है ना, तो वर्ग या तो संघ। अभी देखो यहाँ पे पहला प्राणी है, एक इसका समीर रज्जु प्राणी संघ। फिर यहाँ पर एक बिच्छू जो है संधिपात प्राणी संघ। देखो जो तुम लोग प्राणी संघ, प्राणी या वर्ग जो नाम पढ़ते हो ना हेडिंग का, उसमें उदाहरण दिया रहता है नीचे और फोटोज़ भी बने रहते हैं, तो वो सब भी ध्यान रखना, तभी लिख पाओगे ना। यहाँ पर ये चपटे कृमि प्राणी संघ, यहाँ पर ये सांप है, ये कौन सा, सरीसृप प्राणी वर्ग, ये प्राणी वर्ग में आ गया। कुछ संघ में आए, कुछ वर्ग में आए। और ये हाथी स्तनधारी प्राणी वर्ग में। देखो हमें क्वेश्चन में ही बोला है ना कि वर्ग या संघ, ऑब्लिक का चिन्ह है, तो दोनों में से जो है वो आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग तुम लोग नहीं बनाना। क्या करना है, ऐसे लिखना, आंसर कैसे लिखना, फिर अ के आगे सामीर रज्जु प्राणी संघ, ऐसे। फिर उसके नीचे ब का लिखना, फिर नीचे हेडिंग दोगे ब संधिपात प्राणी संघ, क चपटे कृमि प्राणी संघ, ऐसे आंसर्स लिखना। ड्राइंग मत बना, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, बोला नहीं है ना ड्राइंग बनाने के लिए। जहाँ ड्राइंग बनाने के लिए बोला जाएगा वहाँ बनाना। क्या लिखा है, नीचे आपदाओं के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, इस समय कौन सी प्राथमिक सावधानी बरतेंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन में ये अ का प्रश्न है, अप्रश्न। यहाँ पे देख रहे हो, ये तुम लोगों को जो 3 प्रकार की आकृति, देखो यहाँ पे बाढ़ दिख रहा है, ये आग लगी है, और यहाँ पे सांप काट रहा है, सर्पदंश। तो क्या है, ऊपर दी गई आकृति 3 घटना आपदाएं क्रमशः भूकंप, आग लगना और सर्पदंश दर्शा रहे हैं। इन आपदाओं के समय में निम्नलिखित प्राथमिक सावधानी लेनी चाहिए। क्या सावधानी, भूकंप के समय में क्या होता है, भूकंप आने पर तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाने चाहिए। घर से बाहर निकल न पाने की स्थिति में घर के टेबल के नीचे आश्रय लें। सिर पर कोई वस्तु गिरने पर चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है आग लगना। आग लगना में क्या, आग से स्वयं का बचाव करना चाहिए, आग में फंसे हुए लोगों को यथासंभव सहायता करनी चाहिए, आग बुझाने की सहायता करनी चाहिए, अग्निशामक दल को फ़ोन करके तुरंत बुलाना चाहिए। फिर है सर्पदंश। कई बार सांप विषैला नहीं होता, अतः जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे पहले शांत कराना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। तो यदि सर्प विषैला है तो सर्पदंश वाले भाग के ऊपरी हिस्से पर क्या करना चाहिए, कस कर दौड़ी या कपड़ा बांधना चाहिए। इससे सांप का विष जो है ऊपर शरीर में नहीं फैलेगा, और शरीर के जिस स्थान पर सांप ने काटा वहाँ पे थोड़ा सा घाव बना देंगे तो वो जो है रक्त के साथ उसका विष जो है बाहर निकल जाएगा। सर्पदंश की रोकथाम के लिए प्रतिविष एंटी वेनम इंजेक्शन भी लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो उपाय योजना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आपदा प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो। तो देखो यहाँ पे आपदा प्रबंधन क्या है, ये प्रशासकीय स्तर पर कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पे से लेके ग्राम स्तर तक आपदाओं का नियंत्रण और निवारण कार्य करते हैं। आपदा आने पर नियंत्रण और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए हमें जो है कार्य करना होता है। फिर यहाँ पे विभिन्न राज्यों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का समावेश होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि राज्य आपदा प्राधिकरण में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पर ये जो है पूरा किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, पहले वहाँ पे पुनर्वसन का तैयारी करो, मतलब पहले जो है गांव की देखभाल करो, पुनर्वसन की तैयारी करो, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी 2 मानव निर्मित आपदाएं बताओ। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं, एक तो है अनाकलनीय विषैली गैस का रिसाव, परमाणु परीक्षण, अनियोजित कार्य, दुर्घटनाएं, ये सब क्या है, अनाकलनीय है। और एक हेतु पुरस्पर है। हेतु पुरस्पर में क्या, युद्ध है, आग है, बम विस्फोट है, बलपूर्वक स्थानांतरण करवाना, आतंकवाद है, बलात्कार है, बाल मजदूरी है, ये सब जो है हेतु पुरस्पर। ये एक्चुअली हेतु पुरस्पर देखो मराठी शब्द हैं और हिंदी शब्द उसका नियोजित होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइंस 2 का कृति पत्रिका 4 कंप्लीट होता है। अच्छे से पेपर लिखो, नीट एंड क्लीन, जहाँ ज़रूरी वहाँ ड्राइंग बनाओ, पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। पेपर अच्छे से लिखो ताकि एग्जामिनर को मार्क्स कटने का मौका न मिले और अच्छे से बोर्ड में मार्क्स लाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।